This compound gear train multiplies torque. Notice the shared intermediate shaft. This reverted train makes input and output make coaxial. मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आप सभी का एक नए सेशन में स्वागत है। तो देखो भाई, पढ़ने वाले हैं आज गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा गियर्स होते हैं जो आप मोशन पावर ट्रांसमिट करते हैं, टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं। तो हमें गियर ट्रेन की क्या जरूरत पड़ी? देखो क्या होता है ना कि जब दो शाफ्ट होते थे ना, तो जब उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती थी तो लास्ट साइज आप गियर बनाने के लिए दिक्कत होती थी। तो उसके लिए क्या किया गया कि भाई गियर ट्रेन ला गया, मतलब कंपाउंड गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया ताकि हमारा पावर है, टॉर्क है, स्पीड है, इसको आसानी से हम ट्रांसमिट कर सके। तो यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है गियर ट्रेन के लिए क्या है। तो इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवेटेड गियर ट्रेन है, प्लेनरी है या एपिसाइक्लिक आप कर सकते हो। इस गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया। सिंपल सी बात ये रखो कि जब दो सॉफ्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, वैसे अगर देखोगे तो एक सिंपल तरीका था कि हमने गियर ट्रेन क्या थे, जैसे दो गियर थे, ठीक है। एक गियर ये था, ठीक, और दूसरा गियर हमारा ये था, ठीक। तो इसमें क्या होता था कि जब दो गियर का डिस्टेंस जो एक सॉफ्ट पे इंस्टॉल है और एक दूसरे सॉफ्ट पे इंस्टॉल है, तो जब ये इनके बीच में डिस्टेंस कम था तो ये आसानी से वर्क करें। लेकिन अगर इनके बीच में सॉफ्ट का डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, मतलब सपोज एक गियर यहाँ हो, एक सॉफ्ट मतलब यहाँ हो और एक सॉफ्ट यहाँ हो, ठीक है। अब ये क्या होता है, डिस्टेंस बड़ी होती थी तो हमें गियर की साइज को बढ़ाना पड़ता था, ठीक है। तो उसके लिए दिक्कत होती थी। तो हमने कहा कि ठीक है यार, इसके जगह पे क्या करते हैं कि गियर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि मल्टीपल गियर आप को यूज करके, मतलब कंबाइंड गियर को यूज करके, कंपाउंडिंग करके हम इसको पावर को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। पावर ट्रांसपोर्ट। तो हमने क्या किया कि ऐसे नंबर ऑफ गियर लगा लगा करके हमने पावर को ट्रांसमिट किया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है गियर ट्रेन का। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि गियर ट्रेन में क्या होता है। सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवेटेड गियर ट्रेन क्या होता है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होता है, वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि एक गियर ट्रेन है। गियर ट्रेन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स, ठीक है। बहुत सारे गियर को कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ गियर यूज्ड टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर शाफ्ट। मतलब एक शाफ्ट से अनदर शाफ्ट, मतलब हम ढेर सारे गियर लगा देंगे ऐसे करके और एक शाफ्ट से अदर शाफ्ट पे करके हम फाइनल शाफ्ट, मतलब जो हमारा एक होगा हमारा ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक है। एक होगा हमारा ड्राइवर शाफ्ट, ठीक है, जो हमारा स्टार्ट करेगा, और एक होगा हमारा ड्रिवन शाफ्ट, इसको हमें मूव करना है, ठीक है। एक हो गया हमारा ड्रिवन शाफ्ट। तो हम क्या करेंगे, पावर को ट्रांसमिट करेंगे। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं नंबर ऑफ कंबाइंड गियर, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ गियर यूज्ड टू ट्रांसमिट द मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, ठीक है। द इंजीनियरिंग इज टू ऑब्टेन द स्पीड रिडक्शन विदिन द स्मॉल फिजिकल स्पेस। तो ये तमाम कंडीशन, तमाम टाइप है गियर ट्रेन के। सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवेटेड गियर ट्रेन है, प्लेनरी गियर ट्रेन। तो हम समझ गए कि बस क्या करो, ढेर सारे गियर को कंबाइन करो और इसको फिर पावर को ट्रांसमिट कर दो, ठीक है। तो सेम मेन पर्पस यही था गियर ट्रेन का। अगर हम बात करें सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है, तो सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है, a series of gear where all the axes remain fixed related to the frame and each। मतलब मैं बात करूं कि बहुत सारे गियर्स को मैं लगा दूंगा, बहुत सारे गियर को लगाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे एक सॉफ्ट पे एक गियर होना चाहिए। कंडीशन इसकी यही है, सिंपल गियर ट्रेन में कंडीशन यही है कि एक सॉफ्ट पे एक गियर रहेगा और सीरीज ऑफ गियर लगा के हम एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट पे पावर को ट्रांसमिट करेंगे, समझ रहे। तो एक सॉफ्ट पर वही ये कह रहे हैं कि the series of gear that are remain fixed related to the frame and each gear mounted on the separate shaft। मतलब अलग-अलग शाफ्ट पे आप हमारा जो है गियर माउंट रहेंगे और उसको हम सीरीज में लगा के पावर ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें टू एक्सटर्नल गियर, तो अगर मैं यहां पे बनाऊं कि दो एक्सटर्नल गियर है, सपोज करो एक है, एक शाफ्ट पे ये इंस्टॉल है और एक दूसरा शाफ्ट पे इंस्टॉल है, ठीक है। ये दूसरा शाफ्ट पे इंस्टॉल है, सपोज करो। अब क्या होगा कि अगर ये दोनों गियर आप देखो एक्सटर्नल है, मतलब एक्सटर्नल मतलब आउटर से कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो ये दोनों गियर एक्सटर्नल है। तो जब दोनों गियर में जब अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा अपने एक्सिस के अबाउट, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला गियर क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि दोनों में से कंडीशन है ना। मतलब एक गियर ये है, एक गियर ये है। तो अगर ये गियर जैसे मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा, क्योंकि दोनों मिस में है। मतलब कोई गियर जब आएगा तो ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे दोनों की डायरेक्शन अलग-अलग हो जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं द टू एक्सटर्नल गियर ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा
लेकिन ध्यान रहे कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अगर एक्सटर्नल कंडीशन हो मतलब आउटर साइड से आप कनेक्ट हो एक्सटर्नल, तब ये बनेगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आर ऑड नंबर गियर मतलब ऑड नंबर गियर मतलब कि अगर मैं इसमें कनेक्ट कर दूं, एक गियर और ऐड कर दूं और एक गियर और ऐड कर दूं, बस ये हमने गियर ऐड कर दिया, तो इसमें क्या होगा, पहला गियर ये हमारा, ठीक है, ये हम मान लीजिए हमारा ड्राइवर है, ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारा ड्राइवर है। तो ये कह रहे हैं कि हमारा और गियर मतलब गियर 1 2 3 हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो अगर गियर 1 हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो गियर 2 हमारा एंटी क्लॉकवाइज, जब गियर 2 एंटी क्लॉकवाइज तो गियर 4 गियर 3 हमारा फिर ये सॉरी गियर 4 हमारा गियर 3 हमारा फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, गियर 3 क्लॉकवाइज, तो उससे जो हमारा मेटिंग कंडीशन में गियर 4 है वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यही आप बोल रहे हैं कि जो गियर इवन नंबर है, अगर कंडीशन क्या है, अगर एक्सटर्नल में एक्सटर्नली अगर मीटिंग में है, एक्सटर्नल है, तो कह रहा है all odd number gear move in one direction and all even number gear are move in opposite direction। मतलब गियर 1 आप देखो, गियर 3 देखो, ये सब ये हमारे ऑड नंबर गियर है, इनकी डायरेक्शन सेम है, दोनों क्या है क्लॉकवाइज है। वही हमारा गियर 2 एंड गियर 4 ये हमारा ऑड है, ठीक है, सॉरी इवन है, तो ये दोनों क्या है, इनकी डायरेक्शन एक है। तो वही कह रहे हैं कि ऑल ऑड नंबर गियर मूव इन वन डायरेक्शन एंड ऑल इवन नंबर गियर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जब गियर कई सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनके लिए होता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर गियर कनेक्टेड है एक दूसरे से कनेक्टेड है, सपोज करो मैं गियर बनाता हूं कि ये हमारा सिंपल गियर ट्रेन का है, सिंपल गियर ट्रेन का कंडीशन, ठीक है, सिंपल गियर ट्रेन का कंडीशन में लेके चल रहा हूं, ठीक है, सिंपल गियर ट्रेन है, तो मैं ये दे रहा हूं कि मान लो एक गियर एक है, ठीक, एक गियर एक है, ये शाफ्ट यहाँ पे यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमारा गियर दूसरा है, सपोज करो ये हमारा गियर दूसरा है, ये गियर हमारा दूसरा है, ये गियर हमारा दूसरा है, ठीक है। तो मैं ये मान रहा हूं कि गियर हमारा एक गियर हमारा ये है और एक गियर हमारा ये, ठीक, गियर नंबर 1 गियर नंबर 2 और एक गियर हमारा और लिखते हैं गियर नंबर हमारा 3, ठीक, और इससे गियर हम और कनेक्ट करते हैं गियर नंबर 4, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि गियर 1 है, गियर 2 है, गियर 3 है। अगर मैं कहूं कि गियर 1 गियर 2 से मीटिंग में है, गियर 2 गियर 3 से मीटिंग में है, गियर 3 गियर 4 से मीटिंग है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 चार गियर हैं। इन चार गियर को अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं कहूंगा कि इन चारों गियर का जो मेटिंग है वो सेम है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मॉड्यूल जो होगा वो सेम होगा, सेम इन ऑल गियर, सारी गियर में सेम होगा। क्यों? क्योंकि मेटिंग है, मतलब कंडीशन ये होता है कि जो दो या मोर देन 2 गियर अगर एक दूसरे से मीट कर रहे हैं तो उनका मॉड्यूल जो है वो सबका सेम होगा। तो यहां मैं कह सकता हूं कि मॉड्यूल ऑफ गियर 1 इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर 2 इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर 3 इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर 4। बात समझ रहे हो? तो ये क्या होंगे, ये सेम होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में। तो गियर 1 का मॉड्यूल गियर 2 के मॉड्यूल के बराबर, गियर 2 का मॉड्यूल गियर 3 से होगा, गियर 3 का मॉड्यूल गियर 4 से होगा। तो मैं अगर इसका स्पीड रेशियो लिख सकता हूं कि अगर ये रोटेट कर रहे हैं, तो क्या मैं इनका स्पीड रेशियो लिख सकता हूं? अगर मैं इनका स्पीड रेशियो लिखूंगा तो स्पीड रेशियो क्या होता है? स्पीड रेशियो अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि स्पीड, ठीक है, स्पीड इसमें ड्राइवर, मतलब ये हमारा ड्राइवर हो जाएगा, ये हमारा ड्राइवर, ठीक है, ये हमारा ड्राइवर है और ये हमारा ड्रिवन, ठीक है। बस फर्क क्या है? ड्रिवन, ये हमारा ड्राइवर गियर है, ये हमारा ड्रिवन गियर है। कंडीशन क्या है कि जब
हमें इस शाफ्ट से मतलब इस गियर से इस गियर पे पावर ट्रांसमिट करनी है, ठीक है, स्पीड। तो बस हमने इसकी कंपाउंडिंग करके मतलब नंबर ऑफ गियर को लगा लगा करके, क्योंकि दोनों का सेंटर डिस्टेंस ज्यादा था, तो हमने गियर को लगा लगा के पावर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट किया है। जिससे हमारा ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है। तो अगर मैं स्पीड लिखूं तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइवर गियर, ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर, ठीक है। मतलब ओमेगा हम स्पीड ले रहे हैं, ओमेगा 1 ऑफ गियर 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टीथ, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टीथ, प्रोडक्ट ऑफ टीथ, प्रोडक्ट ऑफ टीथ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टीथ, ठीक है, आप ड्राइवर गियर, मतलब मैं यहां लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ टीथ, टीथ ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर फॉर ड्रिवन गियर, प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन गियर, ठीक है, डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर, समझ रहे? तो अब यहां पे देखोगे तो कंडीशन क्या बनेगी कि अगर ये वाला गियर हम ड्राइवर मानते हैं तो गियर नंबर 2 हमारा ड्रिवन हो जाएगा। इन दोनों गियर के केस में अगर ये ड्राइवर होता है तो ये ड्रिवन हो जाएगा। जब इन दोनों केस देखेंगे तो ये ड्राइवर अगर हम लेते हैं ये ड्रिवन हो जाएगा, समझ रहे? अगर इसके देखेंगे ये ड्राइवर होगा तो ये ड्रिवन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके चलता है। तो इसलिए हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फिर हमारा क्या जाएगा, ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 4 इक्वल टू इसको मैं लिखूं इक्वल टू T2, मतलब कि ड्रिवन गियर T2, मतलब टीथ ऑफ गियर 2 इनटू टीथ ऑफ गियर 2 इनटू टीथ ऑफ गियर 4, ठीक, डिवाइड बाय टीथ ऑफ गियर 1 इनटू टीथ ऑफ गियर 3। मतलब तुमने ध्यान से अगर दिया होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा भाई ड्राइवर गियर एंड ड्रिवन गियर का जो स्पीड रेशियो है वो इक्वल टू है द प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्रिवन गियर डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवर गियर, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइवर गियर, ठीक है। तो ड्राइवर गियर ये हमारा एक स्पीड रेशियो, इसको इसी को हम बोलते हैं स्पीड रेशियो, ठीक है। ये हमारा स्पीड रेशियो। तो ये आप कंडीशन याद बस इतना याद रखना कि जब हमारे ढेर सारे गियर कनेक्टेड हो, सीरीज में हो या कंपाउंडिंग में हो, तो जब जो मेटिंग गियर हो, जब दो गियर मेटिंग हो तो उनका मॉड्यूल सेम होगा। और सिंपल सा बात है, हम लगा रहे हैं कि हमारा शाफ्ट की डिस्टेंस लार्ज है तो उसको केवल पावर ट्रांसमिट के लिए हम नंबर ऑफ कंपाउंडिंग करके गियर का उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो वही है, वही स्पीड रेशियो जो मैंने निकाला वही है, यहाँ पे स्पीड रेशियो है। अच्छा, ट्रेन वैल्यू क्या होती है? ट्रेन वैल्यू क्या होता है? जो हम स्पीड वैल्यू निकाले हैं, जो स्पीड रेशियो निकाले हैं, स्पीड रेशियो जो हमारा होता है उसी को हम ट्रेन वैल्यू के रूप में अगर लिखें तो 1 बाई ट्रेन वैल्यू कर सकते हैं, 1 बाई ट्रेन, ठीक है, 1 बाई ट्रेन वैल्यू, सॉरी 1 बाई ट्रेन वैल्यू, ठीक। ये हमारा आता है स्पीड रेशियो को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, स्पीड रेशियो को मैं इस तरह लिख सकता हूं। तो अगर तो उसके हिसाब से आप जो दिया है एग्जाम में कि भाई अगर बोले ट्रेन वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, ट्रेन वैल्यू निकालना है तो 1 अपॉन स्पीड रेशियो कर देना, ट्रेन वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड रेशियो कर दोगे तो वहां से ये आपका निकल जाएगा। क्या होता है एग्जाम में, कभी कभी स्पीड रेशियो पूछ देता है, कभी कभी स्पीड रेशियो पूछ के ट्रेन वैल्यू पूछ देता है, तो कुछ कर नहीं करना है, बस रेशियो को चेंज कर देना, ठीक है। बाकी वही चीज है जो हमने आपको निकाल के दिखाया कि गियर 1 गियर 2 के लिए काट पीट दोगे तो फाइनल आपका आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मुलेशन है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब हमारा हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, जब हमारा सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझे और उसके हम क्वेश्चंस लगा लें, समझ रहे हो? तो हमारा क्या होता है ना, उसके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हम थ्योरी जब पढ़ते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल उसके लगा लेते हैं या थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल या जिसमें भी लगाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो वही बेसिकली हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्वेश्चन है what is the defining characteristic of a simple gear train। मैंने आपको एक गियर ट्रेन पढ़ाया अभी, मतलब जो गियर ट्रेन है उसमें 4 प्रकार के हैं, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंडिंग गियर ट्रेन, ऑर्बिटेड गियर ट्रेन, फिर एपिसाइक्लिक या आप कह सकते हैं पेंडुलम गियर ट्रेन। तो उसका जो तो हमने सिंपल पढ़ाया तो सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंपल गियर ट्रेन?
क्या बोल रहा है, द इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट आर ऑलवेज कोएक्सियल। क्या ऐसा है, हमने बताया हमने आपको बताया कि सिंपल गियर ट्रेन में क्या ऐसा होता है, नहीं। दूसरा क्या है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ईच कोएक्सियल, ध्यान देना यहाँ पे, ये नहीं होगा, ठीक है। ईच शाफ्ट विद सीरीज सपोर्टेड ओनली वन गियर व्हील। क्या बताया हमने, वो क्वेश्चन वीजा बोल रहा है, ईच शाफ्ट इज सीरीज सपोर्टेड ओनली वन गियर, हर शाफ्ट पे सिर्फ एक गियर ही होता है, वही को तो हम बोल रहे थे सिंपल गियर ट्रेन। क्योंकि जब मल्टीपल हो जाएगा तो कंडीशन दूसरी हो जाएगी, सिंपल गियर ट्रेन में सिर्फ वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, each shaft supported only one gear, at least one gear axis move relative to the other। फिर क्या ऐसा मैंने बताया, नहीं मैंने ऐसा थोड़ी बताया, मैंने तो कहा भाई सॉफ्ट है, ढेर सारे सॉफ्ट है, हमको एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करना है, तो हम एक सॉफ्ट पे एक गियर लगा करके ऐसे ऐसे हम नंबर ऑफ गियर का कंपाउंडिंग करके हम पावर को ट्रांसमिट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन थी नहीं, एट लीस्ट वन गियर एक्सेस मूव रिलेटेड टू द अदर मशीन फ्रेम, नहीं सीधा गलत है। द इंटरमीडिएट शाफ्ट कैरी एट लीस्ट टू गियर, भाई टू गियर का कंडीशन ही नहीं है, कंडीशन तो हमने वन गियर बताया। तो आप देखो किसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करो ना, तो ये सोच के सॉल्व करो कि उसका सही ऑप्शन जल्दी मत ढूंढो, ये सोचो कि जो बाकी ऑप्शन है वो कैसे गलत हैं, और अगर वो गलत हैं तो वो किस कंडीशन में वो सही हो जाएंगे, बात समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। कि अगर मैं आपको नोटिस कराऊं, पूरा कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा नहीं, गियर ट्रेन का आपको बताया नहीं, लेकिन अगर आपको मैं नोटिस कराऊं तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इंटरमीडिएट शाफ्ट कैरी एट लीस्ट टू गियर रोटेटिंग एट द सेम स्पीड। अगर ये देखोगे ना तो कहीं न कहीं आपके एक गियर ट्रेन का जो और अलग मेथड है जैसे कंपाउंडिंग का, उसका केस बन रहा है। एक कोएक्सियल वाला एक दूसरे गियर का केस बन रहा है, मैं आगे आपको सब दिखाऊंगा किसका बन रहा है। तो ये सब आप जब एलिमिनेट करोगे तो आपको समझना चाहिए कि बाकी क्यों गलत है, और बाकी गलत है तो बाकी ये किस कंडीशन में सही हो सकते हैं, इससे आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर बात करें इस शाफ्ट इज सीरीज सपोर्टेड ओनली वन गियर, तो हमारा आंसर नंबर बी सही होगा। यार यही तो था, यार हम आपको समझाते हैं कि भाई देखो सिंपल सा बात ये था कि गियर 1 है, गियर 2 है, गियर 3 है, गियर 4 है, ठीक है, चार गियर है। तो हमारा जो गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4, समझ रहे, ये 4 गियर थे। तो 4 गियर जब थे तो हम यही तो कह रहे थे कि ये जो गियर हैं एक दूसरे को, हर सॉफ्ट पे एक गियर है, मतलब एक सॉफ्ट अगर देखोगे, इसको व्यू में देखोगे, ये सॉफ्ट है, इस पे एक गियर है, 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 मतलब कि हर सॉफ्ट पे सिंगल गियर है, सिंगल गियर है, मतलब नॉट मोर देन वन गियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका आ जाएगा, स्पीड का डायरेक्शन आ जाएगा, और इनका जब जिस डायरेक्शन में रोटेट करा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिस डायरेक्शन में रोटेट करा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सिंगल शाफ्ट इन वन गियर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कि हर शाफ्ट पे एक गियर कनेक्टेड है, ठीक। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर दूसरा का, इन सिंपल गियर ट्रेन कंसिस्टिंग ऑफ 5 एक्सटर्नल गियर इन सीरीज, 5, देखो यहाँ पे 5 बोल रहा है, और फिर ये भी बोल रहा है एक्सटर्नल गियर, मतलब इंटरनल गियर केस नहीं है, ये एक्सटर्नल गियर केस है। तो क्या बोला है, एक्सटर्नल गियर की सीरीज, द फर्स्ट गियर रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, सीरीज में कनेक्टेड है, और कंडीशन इसने दे दिया कि फर्स्ट गियर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। मतलब मैं ऐसा आपको बताया कि मान लो पहली गियर हम क्लॉकवाइज मान के चलते हैं, एक अब असम्पशन है कि हम पहला गियर मानते हैं कि क्लॉकवाइज है, तो बाकी गियरों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसने बोल दिया कि पहला गियर जो है, जो फर्स्ट गियर रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, पहला गियर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फिफ्थ गियर, अब पूछ रहा है कि भाई जो 5 गियर सीरीज में लगे हैं, पहला अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो 5वें गियर की डायरेक्शन बता देना है, ठीक है, 5वें गियर डायरेक्शन बता देना है। तो चलो हम बनाते हैं, हम देखो कई क्वेश्चन को करेंगे। तो गियर, एक गियर ये बनाया हमने, ठीक, एक गियर हमने ये बनाया, 2 गियर, ठीक, एक गियर हमने ये बनाया, 3 गियर, एक गियर हमने ये बनाया, 4 गियर, एक गियर हमने ये बनाया, 5 गियर। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सब अपने एक्सिस के बाहर रोटेट कर रहे हैं, अपने एक्सिस के बाहर रोटेट करें और सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मैं कहूं, अगर मैं क्या कहूं, क्वेश्चन कह रहा है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सटर्नल गियर रोटेट द फर्स्ट गियर रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब पहला गियर जो हमारा वो क्लॉकवाइज न करके वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ध्यान देना, पहला क्लॉकवाइज न करके काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा गियर हमारा क्या करेगा, ध्यान दो, ये काउंटर क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। भाई सिंपल सा बात है ना, मीटिंग में है ना, देखो ध्यान से, मीटिंग में है
तो जब ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज मीटिंग गियर, आप ऐसे समझो ये मीटिंग गियर है, ये हमारा समझो गियर नंबर 1 है, ये गियर नंबर 2, दोनों मीट कर रहे हैं, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज। तो जब ये इससे रोटेट करेगा, दोनों मिसिंग करेंगे ना, दोनों मीटिंग करेंगे, तो जब ये काउंटर क्लॉकवाइज करेगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्लॉकवाइज हुआ ना, ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो वही कंडीशन है कि हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज। तो जब हमारा ये क्लॉकवाइज है, तो जब हमारा ये क्लॉकवाइज करेगा तो इससे मीटिंग में है, तो जब हमारा ये क्लॉकवाइज है तो ये मीटिंग में है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इससे मीटिंग में है, जब इससे मीटिंग में है तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जब ये क्लॉकवाइज होगा तो हमारा गियर नंबर 5 क्या होगा, गियर नंबर 5 क्या होगा, गियर नंबर 5 क्या होगा, ये क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा गियर नंबर 5 क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब गियर नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो गियर नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, अगर गियर नंबर 1 को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, तो हमारा गियर नंबर 5 यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही देगा, समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज ही देगा। बस ध्यान रखना गियर मीटिंग में है ना, इनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। कंडीशन बस ये होगी कि जब गियर एक्सटर्नली मीटिंग में हो, नॉट इंटरनली, एक्सटर्नली जब मीटिंग में हो तो एक गियर की डायरेक्शन दूसरे गियर के डायरेक्शन के अपोजिट होगी, जब दो एक्सटर्नली में होंगे, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, द फिफ्थ गियर इज क्लॉकवाइज, नहीं हमने बताया क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, बस तुम इसको ध्यान रखना। और कभी कभी जो इस पे एक है ना कि भाई ये ठीक है, ये तो गियर है, लेकिन ये बात में गियर क्या है, देखो इसको तो बोल देते हैं हम ड्राइवर, इसको बोलते हैं हम ड्राइवर, इसको बोलते हैं हम ड्राइवर, और इसको बोलते हैं हम ड्राइवर, जिसपे हमारा फाइनल स्पीड ट्रांसफर होगी, फाइनल टॉर्क ट्रांसफर होगा, पावर ट्रांसफर होगा। तो ये हमारा ड्राइवर है ड्रिवल, ये हम कंपाउंडिंग करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो जो हमारे ये बीच वाले गियर होते हैं ना, ये बीच वाले, इनको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट गियर, ये होते हैं इंटरमीडिएट गियर। मतलब इनका काम होता है स्पीड पावर को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करना। बट ध्यान रखना कि जो इंटरमीडिएट गियर होते हैं ना, सिंपल गियर का अगर मैं केस लूं तो सिंपल गियर केस में क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट गियर होते हैं ना, यही हो जाते हैं आपके इडलर गियर। इडलर गियर वो होते हैं जिनके रहने से स्पीड रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो काम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये सिंपल गियर ट्रेन की कंडीशन है। ये कंडीशन कंपाउंड पे लागू नहीं होती, उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन आप सिंपल गियर ट्रेन में आप सीधे कह सकते हैं कि जो हमारे इंटरमीडिएट गियर होंगे वो एक्ट करेंगे एज ए इडलर, मतलब एज ए इडलर। तो ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनका स्पीड रिडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये लगाए गए हैं पावर को, स्पीड को, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब ये इनसे कोई स्पीड रिडक्शन पे, रेशियो पे या इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसा केस कंपाउंडिंग के लिए नहीं होता है। कंपाउंडिंग के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या कौन सा इसमें इंटरमीडिएट गियर है, ठीक। तो ये कंडीशन हमारी बन जाती है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब हम आते हैं आपका कंपाउंडिंग गियर में। तो कंपाउंडिंग गियर में क्या था कि कंपाउंडिंग गियर में कि जब नंबर ऑफ गियर इंक्रीज हो जाए, मतलब कि शाफ्ट एक ही है और उस पे हम मोर देन वन गियर इंस्टॉल करते हैं, सिंपल गियर में क्या था, एक गियर पे एक गियर लगा हुआ था, लेकिन कंपाउंडिंग में एक गियर पे मोर देन वन गियर इंस्टॉल हो और वो मिस कर रहे हो अलग अलग गियर से, और फिर वो पावर को और स्पीड रेशियो को, मतलब जो भी टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहे हो एक दूसरे से दूसरे, क्योंकि ये भी तो गियर ट्रेन का ही सेकंड पार्ट है। क्या है, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंडिंग गियर ट्रेन तो सेकंड पार्ट है, तो कंपाउंडिंग गियर ट्रेन। तो इसमें यही करें कि डेफिनेशन सीरीज ऑफ गियर वेयर टू, मतलब ध्यान देना कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे कंडीशन है when two or more gear rotate about an axis with the same angular velocity। मतलब आप लोग समझो कि यार जब एक सॉफ्ट एक है, आप ध्यान से देखो ये सॉफ्ट है, इस पे हमने गियर इंस्टॉल किया है, एक सॉफ्ट है उस पे एक गियर है, उस पे दो गियर है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यार ये सॉफ्ट हमारी रोटेट कर रही है, तो
अगर तुम ध्यान दो, अगर ये कोई सॉफ्ट रोटेट करे, इस पे हम चाहे जितना गियर लगा दें, सबकी स्पीड तो सेम ही होगी, क्योंकि उसी सॉफ्ट पे इंस्टॉल है। चाहे गियर की साइज छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्पीड तो सेम ही होगी, क्योंकि गियर छोटे बड़े होने से मतलब नहीं है, सॉफ्ट से मतलब है कि सॉफ्ट किस स्पीड से घूम रहा है। सॉफ्ट अगर 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से घूम रहा है, तो गियर की स्पीड दोनों की वही होगी, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन बताएं कि हमारे सॉफ्ट की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सब सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इंटरमीडिएट सॉफ्ट कैरी मोर देन, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट सॉफ्ट कैरी मोर देन वन गियर, मतलब मोर देन वन गियर, मतलब मैं लगाऊं सॉफ्ट को, चलो मैं क्लियर करता हूं आपको, पहले एडवांटेज समझ लो। अचीव मोर हायर स्पीड रिडक्शन ड्यूरेबिलिटी एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स में। अच्छा, आप देखिए होगी जब गियर बॉक्स ऊपर लगता है, आप देखिए ढेर सारे जहां पे आप किसी मतलब इंजन का अगर खुला है तो आप देखो वहां पर ढेर सारे गियर लगे होते हैं, छोटे बड़े ऐसे मिला करके, तो कंपाउंडिंग गियर केस बन जाता है, जहां पर ढेर सारे गियर लग करके पावर को ट्रांसमिट हो रहा है। तो और वो डिपेंड करता है कि एक सॉफ्ट में कितने सारे लगे हैं, सिंगल लगे हैं तो सिंपल गियर ट्रेन, और मोर देन वन लगे हैं तो कंपाउंडिंग का केस बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट गियर मतलब कि अगर मैं ड्रा करूं कि सपोज करो एक गियर ये है, ठीक है, एक गियर ये है, ठीक, दूसरा गियर, एक गियर इससे मिस में है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ड्रा करूं एक गियर ये भी है, समझ रहे, कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग है, मतलब एक साथ पे यहां मोर देन वन गियर का केस बन गया, ठीक, मोर देन वन गियर का केस बन गया, ठीक है। उसी तरह मैं अगर कहूं तो फिर एक गियर इससे मिस कर रहा है और वहीं एक गियर इससे मिस कर रहा है, ठीक, और वहां पे एक गियर, सपोज करो इसे गियर में लगा है, ढेर सारे गियर लगा है, ठीक है। तो मैं इसको गियर नंबर 1 देता हूं, इसको मैं गियर नंबर 2 देता हूं, इसको गियर नंबर 3 देता हूं, इसको गियर नंबर 4 देता हूं, इसको 5 देता हूं, और इसको मैं 6 देता हूं, ठीक है। ये सब सॉफ्ट है, ठीक है, ये जो है सॉफ्ट के अबाउट सब स्टार है, ठीक है। तो अब तुम अगर ध्यान देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ कि एक सॉफ्ट पे एक गियर है, लेकिन इस सॉफ्ट पे 2 गियर है, वहीं पे इस सॉफ्ट पे हमारा, इस सॉफ्ट पे देखोगे तो एक सॉफ्ट पे यहाँ पे भी 2 गियर है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग किस हो गया, फिर यहाँ पे सिंपल हमने लिया है कि लास्ट वाले सॉफ्ट पे 1 गियर है, तो मैं इसको भी कह सकता हूँ, इसको भी यहाँ से मैं इसे कह दूं कि ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारा ड्राइवर है, ठीक है, और ये हमारा रिवेट है, ये हमारा रिवेट है, समझ गए, ये हमारा रिवेट। तो अगर तुम ध्यान देखोगे तो अगर मैं इसको तुम ध्यान देखोगे तो क्या गियर 1 गियर 2 से मिट्टी में है, गियर 1 गियर 2 से मिट्टी में है, ध्यान से देखो क्या है, तो आप कहोगे नहीं भैया गियर 1 तो मिट्टी कर रहा है गियर 2 से, यहाँ पे देखो ना गियर 1 का मिट्टी गियर 2 से है, तो मैं पूछूंगा कि भाई तो फिर गियर 3 किससे मिट्टी में है, भाई गियर 3 मिट्टी कर रहा है गियर 4 से, और गियर 5 मिट्टी कर रहा है गियर 6 से। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूं क्या क्या कि जो 2 गियर मीटिंग में हो तो उनका मॉड्यूल सेम होगा, उनका मॉड्यूल सेम होगा। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि मॉड्यूल ऑफ गियर 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मॉड्यूल ऑफ गियर 2 के, मॉड्यूल ऑफ गियर 2 के। बात समझो, यहां सबके मॉड्यूल बराबर नहीं होंगे, सिंपल गियर ट्रेन में था क्योंकि सब कनेक्टेड थे एक दूसरे से, बट यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ मॉड्यूल सेम नहीं होगा। तो मॉड्यूल ऑफ गियर 1 इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर 2, और अगर मैं दूसरा केस देखूं तो मॉड्यूल ऑफ गियर 1 डज नॉट इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर 3, लेकिन मॉड्यूल ऑफ गियर 2 इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर 5, तो मॉड्यूल ऑफ गियर 3 इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर, मतलब कनेक्टेड किससे, मॉड्यूल ऑफ गियर 3 कनेक्टेड है 4 से। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि मॉड्यूल ऑफ गियर 3 इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर 4। यहां समझना इस बात, जिससे मीटिंग हो रहा हो, कंडीशन क्या है, मीटिंग हो रहा हो, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मॉड्यूल ऑफ गियर 2 नहीं 3 हो गया, हाँ, मॉड्यूल ऑफ गियर 2 इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर 5। यहां से देखो मॉड्यूल ऑफ गियर 2 मतलब 2 किससे मैच कर रहा है, गियर 5 से, तो इसका मॉड्यूल है, और फिर यहां लिख सकता हूं मॉड्यूल ऑफ गियर 5 इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ गियर 6। एक्सटर्नली कनेक्टेड है,
जब दो गियर कनेक्टेड हों, एक दूसरे से मिसिंग कर रहे हों, तो उनका मॉड्यूल सेम हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता है तो हम ये अंडरस्टूड है कि भैया जब दो मेटिंग गियर है तो उनका मॉड्यूल सेम होगा। अगर किसी एक गियर का मॉड्यूल दिया है तो अल्टीमेटली जो मीटिंग वाला गियर है उसका भी मॉड्यूल वही होगा। ऐसा नहीं हमें परेशान होना है कि भाई एक गियर का दिया हुआ दूसरे गियर का दिया ही नहीं, हम कैसे सॉल्व करेंगे? भाई सॉल्व करोगे कैसे? जब मीटिंग कंडीशन हो तो मॉड्यूल दोनों का सेम हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये बन गई। लेकिन वो क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, मॉड्यूल नहीं देता है। मतलब कि मॉड्यूल किसी एक का देगा, नहीं तो नहीं भी देगा। वो कह देगा कि assume all gear have same मॉड्यूल। तो यहाँ पे फिर ये कंडीशन मत देखना कि मीटिंग है नॉन मीटिंग है, आप उसने बोल दिया तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा कि भाई M1 is equal to M2 is equal to M3 is equal to M4 is equal to M5 is equal to M6। मतलब all gear have same मॉड्यूल, सारे गियर सेम मॉड्यूल है, उसने बोल दिया। बट ध्यान रहे ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब आपका वो बोलता है। अगर नहीं बोलता है तो अंडरस्टूड होगा कौन कौन सा जो हमने कंडीशन बताई, जो गियर मीटिंग में होंगे उन्हीं का मॉड्यूल से होगा। लेकिन अगर जब तक नहीं बोलता, बोल दिया तो सबको अज्यूम कर लो, अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या करता है कभी ना, सिर्फ एक का मॉड्यूल दे देता है, बाकी सॉल्व करना होता है तो हमें फंस जाते हैं यार इसका मॉड्यूल तो है नहीं, तो बोलता है कि अज्यूम ऑल गियर हैव सेम मॉड्यूल। ठीक, तो ये और एक इसमें और कंडीशन बनता है कि भाई अगर तुम प्यार से देखोगे इस क्वेश्चन को तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो गियर 2 हमारा है और जो गियर 3 हमारा है, क्या मैं कह सकता हूं कि इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी? मैं कह सकता हूं, हाँ सीधा कह सकता हूं। लेकिन क्या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 1 और गियर 2 की सेम होगी? नहीं। लेकिन गियर 2 और गियर 3 की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ध्यान से कैसे हो जाएगी? अरे मेरे भाई गियर 2 एंड गियर 3 एक ही सॉफ्ट पे तो इंस्टॉल है। जब एक ही सॉफ्ट पे इंस्टॉल है तो सॉफ्ट जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है गियर 2 गियर 3 तो उसी स्पीड से रोटेट करेंगे। तो कहीं न कहीं मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधे में लिख सकता हूं, यहाँ पे सीधे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ गियर 2 इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड ऑफ गियर 3, और ये इक्वल टू किसके होगा? स्पीड ऑफ सॉफ्ट। जो सॉफ्ट होगा उसकी जो एंगुलर स्पीड दी होगी उसके बराबर हो जाएगा। समझ पाए? बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में क्या करता है वो कभी कभी ज्यादातर जो कंपाउंडिंग वाले गियर होते हैं उसमें एक की एंगुलर वेलोसिटी दे देगा, दूसरे की नहीं देगा। और अब कंफ्यूजन पैदा हो गया कि भाई एक का दिया दूसरे को दिया नहीं है। भाई वो अंडरस्टूड है कि जब एक सॉफ्ट पे मल्टीपल गियर इंस्टॉल हो तो अगर एक गियर की एंगुलर स्पीड दी हुई है तो हमें ये समझना चाहिए कि सबकी वही होगी, क्योंकि सॉफ्ट तो एक ही है, रोटेट तो वही कर रहा है, उसी के एंगुलर वेलोसिटी सब रोटेट कर रहे हैं तो स्पीड तो सेम ही हो जाएगी सबकी। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ गियर 4 एंगुलर स्पीड ऑफ गियर 4 इक्वल टू 5। बट ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी इसके लिए। अगर मैं यहाँ पे कहूं क्या लिख सकता हूं एंगुलर स्पीड ऑफ गियर 1 इक्वल टू एंगुलर स्पीड ऑफ गियर 3, नहीं ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट सॉफ्ट पे इंस्टॉल है, इनकी स्पीड अलग होती है क्योंकि हर सॉफ्ट की अपनी अलग स्पीड है। तो ये वैलिड नहीं होगा। जब दो गियर, गलती से यही मत कर देना कि भाई दोनों गियर मीटिंग में हैं तो इनकी स्पीड सेम हो जाएगी, नहीं। मीटिंग दो एक्सटर्नल गियर अगर मीटिंग में है तो उनका मॉड्यूल सेम होगा, लेकिन उनकी स्पीड सेम नहीं हो सकती जब तक वो बोल ना दे। ऐसे नहीं हो सकती। लेकिन एक सॉफ्ट पे नंबर ऑफ गियर चाहे जितने इंस्टॉल हो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। समझ गए? तो वहां पे एंगुलर स्पीड सेम होगी, जो सॉफ्ट होगी वही उसकी होगी। ठीक, तो इस पे हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना हो गया? 40। क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इडलर इन अ सिंपल गियर ट्रेन। देखो भाई अभी हमने आपको समझाया इडलर इन अ सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इडलर इन सिंपल गियर ट्रेन। इडलर हमने क्या बताया, वो होते हैं, कौन होते हैं? जिनके रहने से
रहने से हम नंबर ऑफ मल्टीपल गियर लगा के स्पीड को यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ये स्पीड रेशियो वगैरह में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इनके लगाने से कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसी को बोलते हैं इडलर गियर। तो यहां पे अपन देखो दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द ओवरऑल वेलोसिटी रेशियो ऑफ द स्पीड, नहीं, इनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, इडलर गियर से कोई लेना। जैसे कि हमने जब हम थ्योरी ऑफ मशीन का जब हम लिंक एंड पेयर वाला कनेक्शन पढ़े थे, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा रिडंडेंट जॉइंट होता है, जो हमारा रिडंडेंट लिंक होता है, सॉरी, जो हमारा रिडंडेंट लिंक होता है, उसका काम तो यही होता है कि भाई जो रिडंडेंट लिंक है उसके होने से ना होने से उस पूरे मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस लगाया यही गया है कि वो थोड़ा सा ट्रांसमिट का काम कर रहा है, बाकी उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे इडलर गियर है। इडलर गियर क्या है? इडलर गियर का कारण क्या है कि ये लगाया गया है केवल एक जगह से दूसरे स्पीड को पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, लेकिन इसका स्पीड रेशियो पे या वेलोसिटी चेंज करने पे इसका कोई इफेक्ट का मतलब इसका नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा क्या है? दे अलाउ फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन और स्पैन डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट विदाउट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? विदाउट अफेक्टिंग द स्पीड रेशियो, बिना स्पीड रेशियो को अफेक्ट किए। तो क्या ये हमारा आंसर सही बैठ रहा है? हमने यही तो डिस्कस किया कि इडलर गियर आर दोज गियर जिनके होने से स्पीड रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सिर्फ लगाए गए हैं। allow the change of direction of rotation or span of a distance between two, मतलब में समझो, जैसे ये सिंपल गियर ट्रेन का केस ले रहा हूं, गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, ये 4 गियर, समझ गए? ये 4 गियर। अब ये गियर क्लॉकवाइज कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अब कंडीशन को समझो, ध्यान समझो, जो आंसर बोल रहा है, दे अलाउ फॉर चेंज इन डायरेक्शन। यस, कैसे? देखो, ये हमारा ड्राइवर है, तो सिंपल गियर ट्रेन की ये हमारे दोनों इंटरमीडिएट गियर है, ठीक है, ये हमारे दोनों इंटरमीडिएट गियर है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट गियर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, they allow to change the speed, change the direction। हाँ भाई, clockwise, anti-clockwise, ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो क्या बोला? they allow to change the direction of rotation or span of a distance between the shaft। समझ आ रहा है? शाफ्ट तो कंपाउंडिंग का काम यही है, जब लॉन्ग डिस्टेंस के शाफ्ट लगे हैं उसमें ढेर सारा गियर का कंपाउंडिंग कर दो और एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे स्पीड को ट्रांसफर कर दो, टॉर्क को ट्रांसफर कर दो, पावर को ट्रांसफर कर दो, विदाउट मेकिंग द लार्ज साइज ऑफ गियर। हमको बड़े बड़े साइज के गियर बनाने कोई मतलब नहीं है, हम कंपाउंडिंग करके पावर को ट्रांसफर करते हैं जब दोनों शाफ्ट की डिस्टेंस बहुत दूर हो, ठीक है। इसीलिए हम गियर ट्रेन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। लेकिन थोड़ा सा चेक करते हैं, दे प्रोवाइड अ कॉम्पैक्ट वे टू अचीव लार्ज स्पीड रिडक्शन। भैया बाबू, हमने स्पीड रिडक्शन का बात ही नहीं किया कि इडलर गियर का इससे तो कोई लेना देना ही नहीं होता है, ये तो बताया हमने, उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारा आंसर नंबर ये हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। दे आर द गियर ऑन द इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट। क्या मजाक कर रहा है भाई, क्या मजाक कर रहा है? इनपुट और आउटपुट शाफ्ट का कोई लेना देना है? भैया हमारा इनपुट शाफ्ट ड्राइवर हो गया और इनपुट शाफ्ट तो ड्रिवन हो गया, ये हमारा ड्रिवन हो गया, ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है। याद रखना, अगर हमारा ये ड्राइवर है, ड्रिवन है, तो भाई ये तो काम कर रहे हैं, एक शाफ्ट हमारा रोटेट कर दे रहा है, दूसरा शाफ्ट ट्रांसमिट कर रहा है आउटपुट में। तो भाई अगर इडलर इनपुट आउटपुट हो जाएंगे तो इडलर का तो काम ही नहीं है सब करने का। तो कंडीशन क्या हो जाती है? आंसर नंबर डी गलत हो जाता है। इडलर गियर कभी इनपुट आउटपुट पे नहीं होते हैं, इडलर गियर इन बिटवीन होते हैं टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन टू अदर डायरेक्शन स्पैन, दे कैन नॉट चेंज द स्पीड रेशियो। बस समझना, ये है कंडीशन पूरा। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर बी सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर ए, सी एंड डी। किसी भी क्वेश्चन को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि उसके हर ऑप्शन को एलिमिनेट करो। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग एलिमिनेट ना करके उसमें से बढ़िया आंसर ढूंढने लगते हैं। भाई बढ़िया आंसर ढूंढने लगोगे तो तुम्हारा तो यही समस्या है कि तुम्हारा नॉलेज का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। पहले सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करो,
जो नहीं है वो क्यों नहीं है, और जो है वो क्यों सही है। इससे हमारे थॉट बढ़ते हैं, क्योंकि यहां क्वेश्चन चेंज करेगा हमको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन को के चार ऑप्शन को जो हम जब हम एलिमिनेशन मेथड लगा लगा करके हम चेक करते हैं क्या ये क्यों नहीं सही है, ये क्यों नहीं सही नहीं है, तो उससे हमारे 10 क्वेश्चन के थॉट और बन जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन घुमाया तो हम कर देंगे कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। गेट एग्जाम हो गया, इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, थीम होती है रिपीट, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। कल को कुछ इडलर पे कुछ और बना के पूछ लेगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कल क्या करेगा, कल क्या करेगा, बोलेगा मान लो इसी जो लॉन्ग है इसको तोड़ देगा, बोलेगा दे अलाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भैया करते हैं। दे स्पेंड डिस्टेंस बिटवीन द शॉट, हाँ पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन को किसी भी तरीके से तोड़ देगा, थीम सेम रहेगी, मतलब एडलर से पूछ लेगा, गियर कंपाउंडिंग से पूछ लेगा, लेकिन उसका कंडीशन बदल देगी। यही तो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर्म होते हैं बस वो कंडीशन को बदल दी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है in a compound gear train, in a compound gear train, if shaft B and C, shaft B and C are intermediate shaft, ठीक है, B and C बोल रहा है intermediate shaft, what must be true about the gear on those shaft, ठीक है। तो उनमें ट्रू क्या है, मतलब मैं आपको बात करूं कि सपोज करो कि एक कंपाउंडिंग गियर ट्रेन है, शाफ्ट गियर सी, सपोज करो एक गियर ये है, एक गियर ये है, और एक गियर ये है, और एक गियर ये है, समझ रहे हो। ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट, ध्यान देना है सॉफ्ट। मैं इसको गियर ए मानता हूं, इसको मैं गियर बी मानता हूं, इसको मैं गियर बी मानता हूं, इसको मैं गियर सी मानता हूं, इसको मैं गियर डी मानता हूं, समझ गए। तो अब अगर तुम ध्यान देखोगे तो गियर बी एंड सी बोला है क्या है, गियर शाफ्ट बी एंड सी आर इंटरमीडिएट गियर। What is true about the gear B and C? The gear on the same shaft rotate with the same angular velocity. हमने क्या कहा, हमने यही तो कहा कि the gear on the same shaft rotate with the same angular velocity। अगर मैं कह दूं कि गियर A का एंगुलर वेलोसिटी का गियर B की होगा तो गलत होगा, सरासर गलत, अन्याय हो जाएगा। लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि गियर B का एंगुलर वेलोसिटी सेम एज द गियर C, तो ये एकदम सही होगा। कैसे, एक ही सॉफ्ट पे इंस्टॉल है गियर ए और बी, जब एक ही सॉफ्ट पे इंस्टॉल चाहे जितने नंबर ऑफ गियर हो उनका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। क्यों, क्योंकि भैया सॉफ्ट सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो उस पे लगे हुए नंबर ऑफ गियर की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, चाहे साइज बड़ी छोटी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है the gear on the same shaft rotate with the same angular velocity, हाँ सही बात है, gear on the same shaft, कंडीशन देखो, same shaft rotate with the same angular velocity, आंसर नंबर सी। देखो शाफ्ट बी एंड शाफ्ट सी मस्ट बी कोएक्सियल, ये ऐसा कंपाउंडिंग का क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनकी स्पीड एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ठीक, हम अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ रिवर्टेड गियर का है। रिवर्टेड गियर का केस क्या है, तो रिवर्टेड गियर में केस ये है कि जिसका गियर 1 होता है, उसका जो आपका उसका गियर 1 है, उसका जो फाइनल गियर है, मतलब ड्रिवन या ड्राइवर जो गियर हमारे ना, ये इनकी कोएक्सियल होते हैं, मतलब इनका मतलब पहले का मतलब है the gear train where the axis of the first and last gear will coincide, मतलब मैं आपको बनाऊं फिगर, तो इसका एप्लीकेशन क्लास में सिंपल ले नहीं मिलता है, अगर मैं आपको बनाऊं फिगर के रूप में तो मैं इस तरह बना सकता हूं आपको बताने के लिए कि अगर मैं इसको इसका साइड व्यू देखूं, ठीक है, साइड व्यू किसका केस है, रिवर्टेड गियर का केस, ठीक है, ये रिवर्टेड गियर का केस, रिवर्टेड गियर का, ठीक है, ये रिवर्टेड गियर का केस है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि समझ लो ये एक गियर हमारा ये, ठीक है, ये साइड व्यू है, ठीक है, इस साइड व्यू बना रहे हैं, ये गियर हमारा ये है, ठीक, वहीं पे हमारा दूसरा गियर ये है, सपोज करो ये दूसरा गियर है, ठीक, एक गियर ये है, एक गियर ये है। अब इस गियर का जो है, ये गियर कनेक्टेड है गियर इस वाले से, ठीक है, इस वाले गियर से, गियर 2 से 3 से, ठीक है, और ये गियर कनेक्टेड है सपोज करो इस वाले गियर से, ठीक है।
अब कंडीशन क्या है कनेक्टेड गियर की रेडी, तो कि जो गियर 1 है, मतलब मैं अगर नंबरिंग कर दूं, तो मैं इसको गियर नंबर 1 सॉरी इसको मैं गियर नंबर 1 करूंगा, इसको गियर नंबर 2, इसको गियर नंबर 3, इसको गियर नंबर 4। तो इसका कंडीशन ये है कि जो पहला गियर है, दूसरा गियर है, उनका एक्सिस जो है एक कोइंसाइड करेगा, मतलब फर्स्ट गियर का एक्सिस एंड फोर्थ गियर का एक्सिस ये कोइंसाइड करेगा। ये हमारा साइड व्यू है। मैं इसका आपको फ्रंट व्यू बना के दिखाता हूं। इसका ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं। तो फ्रंट व्यू में क्या है, ये सपोज करो ये गियर 1 है, गियर 1 गियर 2 सिमेट्री में है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये गियर 1 है, ये गियर 1 है, और इससे कोएक्सियली कौन सा गियर है, ये गियर 4 है, ठीक है, ये मैं इसको करूं, ये गियर 4 है, ठीक, और ये क्या है, गियर 4 कनेक्टेड किससे है, गियर 3 से, तो मैं यहां पे कर सकता हूं कि गियर 4 कनेक्टेड है गियर 3 से, ठीक है, और गियर 3 कनेक्टेड किससे है, गियर 4 कनेक्टेड है मीटिंग में है गियर 3 से, और गियर 2 मीटिंग में है गियर 1 से। तो हमारा ये गियर 1 था, ये हमारा गियर 1 है, ये गियर 1 है, ये गियर हमारा 2 है, चलिए ये गियर 1 है, ये गियर हमारा 4 है, ठीक है, ये गियर हमारा 1 है और ये गियर हमारा 4 है, समझ रहे, ये गियर 1 है, ये गियर 4 है, और ये गियर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 से कौन मीटिंग में है, तो 4 से मीटिंग में है 3, ये गियर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, और 1 से कौन से मीटिंग में, 2 से मीटिंग में, लेकिन उसका किस शाफ्ट पे है, 3 वाले पे, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, कुछ इस बात समझे। ये हमारा गियर कौन सा था, 1 2 गियर नंबर। मैंने एक साइड व्यू ड्रॉ किया और एक फ्रंट व्यू ड्रॉ किया आपको दिखाने के लिए। देखो गियर 1 कनेक्टेड विद गियर 2, गियर 1 कनेक्टेड विद गियर 2, समझ गए। गियर 2 सेम सॉफ्टवेयर इसके गियर 3 पे, गियर 2 गियर 3 सेम सॉफ्टवेयर, ठीक, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सेम सॉफ्टवेयर। गियर 1 का एक्सिस गियर 4 से मिट्टी में, गियर 1 का एक्सिस गियर 4 पे मिट्टी में। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कुछ, क्या इनका जो पिच सर्कल रेडियस अगर मैं लिखना चाहूं तो ध्यान से अगर मैं इनके सेंटर से ड्रॉ करूं, गियर 1 का एंड गियर 4 का ये सेम दे रहे हैं, और एक गियर 3 एंड गियर 2 का अगर मैं इसको लिखूं तो मैं गियर 1 से गियर 2 ये मैं लिख सकता हूं R1, ये गियर 1 है, इसका पिच सर्कल रेडियस R1। अब अगला चलो इसका मैं लिख दूंगा कितना, गियर 3 का ये क्या आ गया R3, इसका R3। गियर 2 का ये कितना हो जाएगा, गियर 2 का ये कंडीशन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा R4, ठीक है, पिच सर्कल रेडियस। और गियर 2 का ये पूरी कंडीशन बन जाएगी, ये यहां से ये हो जाएगा R4, बस सॉरी R4 नहीं R2, बस ये हो जाएगा R2, ठीक है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, R1 प्लस R2, मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4, क्योंकि ये डिस्टेंस R4 है, ये R3 है, इक्वल टू R3 प्लस R4। मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। पिच सर्कल रेडियस है, तो पिच सर्कल रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, MT डिवाइड बाय, मतलब मॉड्यूल टिथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूल टू डिवाइड बाय 2 ये होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कभी पिच सर्कल रेडियस नहीं दिया है और हमें मॉड्यूल दिया हुआ है और टिथ दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे कन्वर्ट इसमें फॉर्म में रख करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तो रिलेटेड गियर का कंडीशन यही है कि जो फर्स्ट गियर है जिसका लास्ट गियर है उसके एक्सिस जो है
वो कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया रिवर्टेड गियर केस, ठीक है। तो अब दूसरा आता है प्लेनेटरी गियर का केस। प्लेनेटरी गियर केस में क्या होता है कि जैसे कि सन है, प्लैनेट है, इंटरनल गियर से रिलेटेड है। अब ध्यान देखो, जो इसका सेंटर गियर होता है उसको बोलते हैं सन, ठीक है, जो इसका सेंट्रल गियर होता है। तो मैं यहां पे बोलता हूं ये सन है, ठीक है। और इसको देखोगे तो एक सन है और एक प्लेनेटरी गियर है, ठीक है। प्लेनेटरी गियर है और ये गियर मतलब ये रोटेट कर रहा है और एक आर्म से कनेक्टेड है। ये थोड़ा 3D व्यू है, ये आर्म से कनेक्टेड है। तो ये प्लैनेट गियर है और एक सन गियर है और एक इसका ये आर्म है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये जो है ये आर्म है, ये आर्म से कनेक्टेड है। कौन सा? ये आर्म से कनेक्टेड है, ये तो रोटेट करेगा क्योंकि जब गियर मूव करेगा तो आर्म को खींचेगा, तो एक दूसरे को खींचेंगे। और ये रिंग जो हमारी आउटर साइड है, जो गियर है ये वाला, ये जो ये देखो, हाँ ये रिंग या एनुलर गियर, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसका क्या है? द कोर प्रिंसिपल, अ गियर ट्रेन हैविंग रिलेटिव मोशन ऑफ एक्सिस ऑफ एटलीस्ट वन गियर आल्सो मूव रिलेटिव टू। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो इसके कंडीशन में केस ये बन जाती है कि जब अभी तक जो हमने गियर पढ़ा, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, एनरिटेड गियर ट्रेन, उसमें क्या था कि गियर एक एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा था, एक एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा था। लेकिन प्लैनेटरी गियर या एपिसाइक्लिक गियर के कंडीशन क्या होता है कि एक गियर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हुए भी वो फ्रीली रोटेट कर रहा है। बात समझ रहे हो? फ्रीली रोटेट कर रहा है वो, मतलब वो फिक्स्ड नहीं है। ये इस केस की कंडीशन है। कोई बोला a gear train having relative motion of axis, ठीक है, of axis, the axis of the at least one of the gear also move relative to the train। मतलब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊं, ये कुछ कहना ये चाह रहा है कि सपोज करो एक गियर है, ठीक है, एक गियर ये है, दूसरा गियर सपोज कर लो ये, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं ये सन है, ठीक है, ये सन है और एक प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट, ये सन है, ये प्लैनेट है और ये गियर यहाँ पे फिक्स्ड है, इसके बाद और एक आर्म से कनेक्टेड है। मतलब समझो, एक आर्म से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, एक आर्म से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि आर्म, ये गियर जो ये वाला गियर है, वन ऑफ द गियर इज फिक्स्ड बट अदर कम से कम एक गियर ये रोटेट कर रहा है, मतलब ही इज रोटेटिंग अबाउट हिज एक्सिस एंड द फ्रेम के अबाउट रोटेट कर रहा है। बस मतलब तो ये कंडीशन बन जाती है, ऐसे कंडीशन आती है, तो ये कंडीशन आती है आपकी प्लैनेटरी गियर की या एपिसाइक्लिक गियर की कंडीशन आती है। मतलब ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, आर्म का जैसे डायरेक्शन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। बाकी सब में क्या था, गियर लगे होते थे सिंपल में, कंपाउंडिंग में डबल गियर थे, ऐसे करके, और क्या होता था वो अपने एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहे थे, अपने एक्सिस के अबाउट ही कर रहे थे। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे फ्रेम टू फिक्स नहीं है, फ्रेम के अबाउट रोटेट कर दे रहा है। ये केस है इसका एपिसाइक्लिक गियर का, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसमें क्वेश्चन करते हैं, टाइम कितना हो गया, ठीक है, 52 मिनट टाइम। क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ज्योमेट्रिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिवेटेड गियर ट्रेन। कंडीशन कौन सी है? रिवेटेड गियर ट्रेन की कंडीशन है, रिवेटेड गियर ट्रेन की है, ये प्लैनेटरी और या उसकी केस नहीं है, प्लैनेटरी और उसका केस नहीं है, रिवेटेड गियर ट्रेन की केस है। तो अब ध्यान रखोगे, द गियर मस्ट मूव द सेम डायरेक्शन एज ऑल द टाइम, रिवेटेड गियर केस। The axis of all gear must be perpendicular to the one another, क्या मैंने ऐसे बताया? तो अभी आता हूं उसमें। The number of teeth on the driver must be equal to the number of teeth of the driven, क्या ऐसे बताया? The axis of the first and last gear will, आ गया नहीं? क्या गया? The axis of the first and last gear must be coincide, ठीक है, coincide। मतलब वही तो मैंने बताया, क्या बताया मैंने? वही तो बताया, एक गियर ये है, एक गियर ये है, एक गियर ये है, एक गियर ये है, जो एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट गियर जो है ये कोइंसाइड है, एक गियर फर्स्ट एंड लास्ट गियर। तो वही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ज्योमेट्रिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिवेटेड गियर ट्रेन। तो उनका यही रिक्वायरमेंट है, जो पहला गियर होगा और जो उसका लास्ट गियर होगा वो कोइंसाइड होंगे, कंडीशन रिवेटेड गियर की, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं,
what distinguish an epicyclic gear train from a simple and compound gear train? एक epicyclic gear train जो है क्या डिफरेंशिएट करता है simple and compound gear train? क्या it can only be used for very small velocity maximum. The axes of some gear are not fixed to the frame and they rotate around their axis. It always require internal gear teeth. Each shaft support the more than one 12 gear. है क्या पूछ रहा है? What distinguish an epicyclic gear train from the simple gear train? भाई इससे क्या अलग बनाता है? भाई इससे अलग यही तो बनाता है कि उसमें क्या होता है, वो फिक्स्ड होते हैं, वो एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, ठीक है। लेकिन epicyclic में तो एक गियर का फ्रेम ही पूरा रोटेट करता है अगले वाले कंपेयर में, ठीक है। तो आंसर अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे क्या बोला है? द एक्सिस ऑफ सम गियर आर नॉट फिक्स्ड. Some gear are axis not fixed. The axis of some gear are not fixed relative to the frame and the rotate about other axis. तो किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, मतलब जो ये गियर था 1, ये गियर था 2, आर्म से कनेक्टेड था, ये फिक्स था, ये फ्री नहीं था, ये अपने अबाउट तो ऐसे रोटेट करते हुए मूव कर रहा है। गियर ध्यान से देखना, ये मूव कर रहा है तो ही इज रोटेटिंग अबाउट सम अदर एक्सिस, ठीक है। रोटेट अबाउट अदर एक्सिस, यही तो है जो एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन से अलग बनाता है, ठीक। चलो से देखते हैं। In a planetary gear train, if the R A is fixed and the sun gear S rotate, if the R A is fixed and the sun gear S rotate, what type are R gear S and P effectively form? कंडीशन आ गई। पहला चीज प्लेनेटरी गियर बोल दिया कि अगर उसमें लगा हुआ आर्म को मैं फिक्स कर दूं तो फिर वो कौन सा फेस बन जाता है। आओ करते हैं क्वेश्चन को, एकदम एनालिसिस करते हैं। सपोज करो हम ये गियर ले रहे हैं, प्लेनेटरी केस ये है, प्लेनेटरी केस ये है, एक गियर ये है, दूसरा गियर ये है, मिडिल में है, ठीक है, और आर्म से कनेक्टेड है, आर्म से कनेक्टेड है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये हमारा गियर एस सन है, ये गियर हमारा पी प्लैनेट है। ये बोल रहे हैं इन अ प्लेनेटरी गियर ट्रेन इफ देयर आर ए फिक्स्ड एंड द सन एस रोटेट, ठीक है, ये फिक्स रोटेट व्हाट टाइप ऑफ डू गियर फॉर्म इज फिक्स्ड। मतलब अगर मैं इसको फिक्स कर दूं आर्म को, ये जो हमारा आर्म है, ये जो हमारा आर्म है इसको मैं फिक्स कर दूं, ये जो आर्म है इसको मैं फिक्स कर दूं, तो कौन सा कंडीशन बन रहा है भाई? तुम ध्यान से अगर देखोगे कि अगर आर्म फिक्स हो गया तो गियर दोनों नाच तो रहे हैं अपने अबाउट ही नाच रहे हैं, तो ये कौन सा कंडीशन बन गया? सिंपल गियर ट्रेन, पेडलर गियर, रिवर्टेड गियर, कंपाउंडिंग गियर। भैया क्या कंपाउंडिंग लग रही है? कहां से कंपाउंडिंग है इसमें? क्या एक सॉफ्टवेयर नंबर ऑफ गियर इंस्टॉल है? नहीं, दो ही गियर के कंडीशन है। तो ये सीधा सीधा कंडीशन किसका बन रहा है? ये लुक लाइक है, ये कैसे है? ये आ गया हमारा कंडीशन सिंपल गियर ट्रेन का, सिंपल गियर ट्रेन का। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा? ए। कैसे? बस ध्यान रखो कि जब प्लेनेटरी गियर का कंडीशन हो और उसमें आर्म को फिक्स कर दिया जाए और सन और प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं व्हाटएवर द स्पीड व्हाटएवर द, तो फिक्स करने पे वो सेम लुक लाइक है सिंपल गियर ट्रेन, सेम लुक लाइक अ सिंपल गियर ट्रेन, क्योंकि आर्म फिक्स हो गया। उस प्लेनेटरी केस में आर्म फ्रीली रोटेट कर रहा है, दूसरा गियर उसके एक्सिस के अबाउट, फ्रेम के अबाउट रोटेट कर रहा है, अदर के अबाउट। बट फिक्स करने पे कंडीशन चेंज हो जाती है, वो सीधा रूप रख देता है फर्स्ट गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन की तरह। यहाँ पे आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है एन एक्सटर्नल गियर विथ टिथ, एक टीथ है 40 टीथ, measuring with a pinion with 20 teeth. If the module is m is equal to 4 mm, what is the center distance in it? Center distance पूछा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ T1 is equal to दिया हुआ है 40, मतलब टीथ एक गियर का 40 दिया हुआ है, दूसरे गियर का T2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 20, the module m, मॉड्यूल m दिया हुआ है ना, मॉड्यूल m दिया है 4 mm, ठीक है, ठीक। व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस इन इट? सेंटर डिस्टेंस पूछा है। एंड
ध्यान से देखो, एंड एक्सटर्नल गियर। अभी देखो नाचो यहीं पे एक्सटर्नल गियर कंडीशन है, तो मैं यहां बना सकता हूं एक गियर है, एक गियर है, दो गियर है, एक्सटर्नली कनेक्टेड है, एक का टी था 40, एक का टी थे 20, गियर वन T1 40 एंड T2 कितना हो जाएगा आपका 20। तो इनका सेंटर डिस्टेंस पूछा, ये सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस मतलब दो गियर के साथ का जो सेंटर डिस्टेंस हो जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा ये हो गया R1, ये हो गया, तो R1 प्लस R2 मतलब पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर 1 प्लस पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर 2। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं क्या कि पिच सर्कल रेडियस क्या होता है mt/2, मैंने यही बताया। तो सेंटर डिस्टेंस यहां से क्या आ जाएगा m मॉड्यूल ऑफ गियर 1 T1 डिवाइड बाय 2 प्लस मॉड्यूल ऑफ गियर 2 T2 T था गियर 2 डिवाइड बाय 2 मिल सकता हूं। तो क्या मैं यहां ये लिख सकता हूं क्या कि मॉड्यूल ऑफ गियर 1 और मॉड्यूल ऑफ गियर 2 सेम होगा ना चुके ना भैया, कैसे सेम होगा, सेम ऐसे होगा एक्सटर्नल गियर है, जब दो एक्सटर्नल गियर मेटिंग कंडीशन में हो तो उन दोनों का मॉड्यूल सेम होगा। हमने यही चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है लास्ट पहले से पहले वाले में बताया है ना, तो सेम होगा। तो वही यहां पे बोला है कि यहां पे M1 जो है तो ये कंडीशन बन जाएगी M1 is equal to M2 मॉड्यूल ऑफ गियर 1 is equal to मॉड्यूल ऑफ गियर 2 is equal to मॉड्यूल ऑफ 4 mm, मॉड्यूल ऑफ 4 mm मतलब जो m का मॉड्यूल होगा वही m2 का मॉड्यूल होगा और इक्वल किसके होगा 4 के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं 4 4 दोनों हो जाएंगे, T1 T2 कर देंगे। तो यहां पे लिखूं सेंटर डिस्टेंस इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस इक्वल टू 4 क्रॉस T1 कितना है 40 डिवाइड बाय 2 प्लस T2 कितना है 4 क्रॉस T2 कितना है 20 डिवाइड बाय 2। समझ गए, मैं इसी में पुट कर रहा हूं ये जो फॉर्म हुआ है ना सेंटर डिस्टेंस ये वाला, मैं इसी में पुट कर रहा हूं इस वैल्यू ये मैं इसी में पुट कर रहा हूं ठीक, मॉड्यूल विथ मॉड्यूल कुछ फॉर्म। तो ये कट करोगे कितना आ जाएगा 2 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 20, अब इनका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 80 प्लस 40 कितना आ जाएगा 120 सेंटर डिस्टेंस कितना आ जाएगा 120। तो आंसर है कहीं पे दिख रहा है, हाँ आंसर नंबर। तुम जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा ना तो तुम यही कहोगे कि अरे भाई साहब ये क्या क्या बवाल चीज है, मैं M1 कहां M1 दिया हुआ है इसने बता दिया मॉड्यूल हैविंग द 4। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या, यहाँ तो दो दो मॉड्यूल आ रहे हैं, यहाँ तो एक ही दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है किस में रखूं। तो कंडीशन उसने फट से पहले बोल दिया है इनडायरेक्टली एक्सटर्नल गियर मैसेज। एक्सटर्नल गियर जब एक दूसरे से कांटेक्ट में है तो मॉड्यूल ऑफ 1 गियर इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ 2 गियर, यही चीज मैं इससे पहले चिल्ला रहा था ठीक। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा कि इसको कंपेयर कर दो सेंटर डिस्टेंस आपके निकल जाएगा ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं a planetary gear train is a gear train having क्या है relative motion of axis and axis of the at least one of the gear also move relative to the frame। समझ में आया कुछ, no relative motion of the axis and no relative motion of the axis with respect to the frame। क्या ये कंडीशन बता है भाई, अच्छा फटाफट क्वेश्चन हमने आपको यही समझाया, एक गियर ये है दूसरा गियर ये है और ये आर्म से कनेक्टेड है, ये फिक्स है, गियर एक रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट फ्रेम एक्सिस के अबाउट। तो कंडीशन क्या है प्लेनेटरी गियर का, देखो यहां से दो नो रिलेटिव मोशन ऑफ एक्सिस एंड नो रिलेटिव मोशन ऑफ द एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, नहीं गलत है होगा। दूसरा क्या है नो रिलेटिव मोशन ऑफ द एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ द एक्सिस ऑफ द गियर आल्सो मूव रिलेटिव टू द अदर फ्रेम। अरे नो कैसे हो गया क्या होगा, द रिलेटिव मोशन ऑफ द एक्सिस एंड नन ऑफ द एक्सिस ऑफ द गियर हैव रिलेटिव मोशन विद द फ्रेम। अरे खत्म, तीनों गलत हैं। पहला क्या है रिलेटिव मोशन ऑफ द एक्सिस
and the axis of at least one of the gear also move related to the frame. यही तो कंडीशन बताया था हमने कि सिंपल कंपाउंडिंग वाले गियर में क्या होता है कि अपना एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है, रोटेट कर रहा है, लेकिन प्लेनेटरी गियर के केस में क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट घूमना शुरू कर देता है, वो फिक्स नहीं रहता। यही तो कंडीशन था, फ्रीली मूव कर रहा है। तो आंसर नंबर 1 ये सही हो जाएगा यहाँ पे। बस ध्यान देखो डिफेंस में अपना जो है ये सिंपल कंपाउंडिंग से अलग है, वो अपने एक्सिस के अबाउट है, बट ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट घूम रहा है, अदर गियर के एक्सिस के अबाउट। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, the arc OA arc and beside gear tells only in figure revolve clockwise, counterclockwise about O with the angular velocity of 4 radian per second. Both gear same side. The angular velocity of gear C if the gear B is fixed. करते हैं क्वेश्चन। देखो कंडीशन होता है क्या है कि एक चार्ट बनते हैं कंडीशन ऑफ मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन, ये कंडीशन ऑफ मोशन है। दूसरा हमारा इसमें 3 है, एक बी है, एक सी है और एक आर ओ ए है, ठीक है। तो 3 हम चार्ट बनाएंगे, एक आर्म और एक बी और एक सी, 3 बनेगा, ठीक है। आर्म का, बी का, सी का, गियर बी एंड गियर सी एंड आर का। तो कंडीशन आप हम मानते हैं पहला कंडीशन देख सकते हैं, आर्म फिक्स्ड, व्हेन आर्म फिक्स्ड, जब हम आर्म को फिक्स कर रहे हैं तो आर्म की स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो जो हमारा गियर बी है, हम आर्म को फिक्स कर रहे हैं और गियर बी जो हमारा है, उन्होंने क्या बोला है वो एक्सेलरेटर समान फिगर रिवॉल्व कर वेलोसिटी ऑफ if both the gear of same size, the angular velocity of gear C and the gear B, ठीक है, PNC। तो हम मान रहे हैं कि R को फिक्स कर रहे हैं और गियर B को प्लस x डायरेक्शन से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम मूव करा रहे हैं। तो गियर C का क्या होगा, तो ध्यान देखो, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ C रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू T tan B डिवाइड बाय T tan A, यही तो होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ C, थीटा B डिवाइडेड बाय थीटा T, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B कितना है +6, तो मैं यहां लिख सकता हूं। तो अब एक क्लॉकवाइज दिया है, दूसरा आपको एंटी क्लॉकवाइज यूज करना पड़ेगा, तो माइनस x इनटू T TB, थीटा B अपॉन थीटा B, थीटा B अपॉन थीटा C, मैं पुट करूंगा थीटा C, यहां तो C होगा, A B नहीं है, B C देगा, ठीक, ये आ जाएगा। तो अगर मैं आर्म को, अब एक बार मैंने आर्म को फिक्स किया, दूसरी बार मैं आर्म को प्लस y डायरेक्शन में, अब आर्म को मैं फ्री करता हूं, आर्म फ्री और उसको मैं रोटेट कराता हूं प्लस y से, मतलब क्लॉकवाइज। तो क्या जो हमारा ये गियर बी हो जाएगा वो हो जाएगा y + x, गियर बी की टोटल स्पीड हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा y - x इनटू tb डिवाइड बाय tc, ये स्पीड टोटल क्या आ जाएगा, एंगुलर स्पीड ऑफ c की हो जाएगी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा y, ठीक है। तो आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ओ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी 4 है आर्म की, तो मैं अगर ये फिक्स बोल रहा है ना, वो गियर हैज सेम साइज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर सी इफ द गियर बी इज फिक्स्ड, मतलब गियर बी फिक्स कर दिया, मतलब मैं यहां पे कहूंगा y + x इक्वल टू 0, y + x इक्वल टू 0, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी -y, मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, x इक्वल टू -4, ठीक है, 1 + 4 1 -4। तो स्पीड ऑफ c क्या आ जाएगी, हमको पूछा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ c, तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ c क्या आ जाएगा, ये टोटल वैल्यू पुट करेंगे y - x tb डिवाइड बाय tc, तो क्या हो जाएगा, यहां पुट करेंगे 4 -4 इनटू tb कितना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ bc, बोथ गियर आर द सेम साइज, तो दोनों सेम साइज के, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 4 - +4 इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकंड। पास हो गया, यहां पे आंसर कौन सा आ रहा है, ध्यान रखना है, बात कंडीशन को ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या बनती है, ठीक है, उसके लिए ध्यान रखना है। टाइम कितना हो गया एकदम, ठीक। तो ये कंडीशन हमारी बनती है दूसरे के लिए।
मतलब तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सेस फिक्स करना है, कौन सा रोटेटर, पहले तुम एक बार अपने हिसाब से ले लो क्लॉकवाइज दे करके, और उसके अकॉर्डिंग गियर अगला वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, उसके अबाउट सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद फिर हमें कंडीशन पुट करनी है कि वो क्या क्या बोल रहा है। यहाँ बोला था 4, इसके बाद गियर का सेम साइज बोला था, हम उसको पुट करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है, ठीक। अगले क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन एन एपी सर्किट गियर एक्सपोनेंट फिगर ए इज फिक्स्ड and A has 10 teeth and B has 20 teeth. The RC make the 3 revolution, the number of teeth revolution. मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह है, सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर साथ साथ कर रहा हूं कि कंडीशन है कि R में, ये R में, ये गियर, ये हमारा गियर A है और ये B है, ठीक। R को फिक्स करते हैं तो इसका 0 हो जाएगा स्पीड, तो गियर एक को हम प्लस x देते हैं, अगर प्लस x मतलब प्लस x से हम डबल स्पीड से रोटेट कराते हैं, तो गियर ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली कनेक्टेड है, तो गियर भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टी ए डिवाइड बाय टी बी, यही होगा ना। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड निकालना है, तो ओमेगा बी अपॉन ओमेगा ए इक्वल टू टी अपॉन टी बी, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। मतलब ऐसे, मतलब ओमेगा बी एंगुलर स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी, ठीक है। इसको इधर कर दिया तो ए की वैल्यू मैंने एक्स फिट कर दी, ठीक है। स्पीड ऑफ ए एंगुलर स्पीड ऑफ ए माइनस, ठीक। तो अब मैं कह रहा हूं कि आर को मैं प्लस y डायरेक्शन से रोटेट करा रहा हूं, तो गियर क्या हो जाएगा, y प्लस x, ये गियर की स्पीड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस x टी ए अपॉन टी बी, ये एंगुलर स्पीड किसकी हो जाएगी, b की, ये b की। अब कंडीशन वही बोल रहा है, अब पहले इसको बना लेना, पहले इसको पूरा बना लेना है, और फिर हमें कंडीशन फॉलो करना है। कंडीशन क्या बोल रहा है, इन द एक्सिक्यूटिव गियर ट्रेन शोन इन द फिगर a is fixed, a has 100 teeth and b has 20, मतलब a फिक्स होगा, मतलब a को फिक्स हो जाए, मतलब y प्लस अब इसको लगाएंगे, a फिक्स मतलब y इक्वल टू माइनस x, ध्यान दें। दूसरा क्या बोला, a has 100 teeth and b has 20 teeth if the arm C make 3 revolution, मतलब arm C मतलब y की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, y दिया हुआ है यहाँ पे 3, y की वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 y है 3 रिलेशन, द नंबर ऑफ रिलेशन मेड बाय b। अब b का पूछना है, b का पूरा कंडीशन बताओ, b का पूरा कंडीशन यहां पे उठाते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं, b का पूरा कंडीशन आ जाएगा, तो y कितना है, y 3 है, यहां पे मैं 3 पुट करूंगा, समझ गए, यहां पे मैं 3 पुट करूंगा। x कितना है, x कितना है, x क्या है, माइनस x माइनस 5, तो माइनस 5 कितना है 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस 3 इनटू टी जे कितना है, टी जे कितना है, a has 100 and b has 20, b has 20, समझिए। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 इनटू 2 5 जा 5, ये आ जाएगा 3 प्लस 15 3 प्लस 15 3 प्लस, ये आ जाएगा 3 प्लस, इसको यहां कट करता हूं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 15 मतलब ये 15 प्लस 3 इक्वल टू 80, ये आ जाएगा इसका b का स्पीड, ये b का स्पीड, तो यहां से हमारा नंबर ये c से हो जाएगा 18, ठीक। बस हमको ऐसे चार्ट बनाना है, फिर इस बार में कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये गियर ट्रेन में, ये गियर ट्रेन है 5 फोल्डिंग फिगर, नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर, नंबर 8 लग गियरिंग, यस सीधे बात है। कंपाउंडिंग में अगर आप देखोगे इसमें जो क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, गियर ट्रेन इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, नहीं ये कनेक्टेड है, कंपाउंडिंग है, ये गियर 4 है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो आंसर नंबर 1 ये, मतलब ये यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। एक तरह कंडीशन क्या है, मैंने आपको समझा दिया, वहां समझोगे तो क्वेश्चन आराम से आपको ध्यान से निकल जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और है, द टू मशीन गियर A1 एंड डायमीटर पीस इतना दिया हुआ है, इतना मतलब सिंपल सा बात है, डायमीटर पीस दिया हुआ है, मतलब डायमीटर पीस दिया हुआ है इतना 80, तो मॉड्यूल क्या हो जाएगा, मॉड्यूल 1 अपॉन डायमीटर पीस होता है, 1 अपॉन डायमीटर पीस होता है 1/8 हो जाएगा, यहां मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है, मतलब ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा 1 इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया, ठीक है, 1/4 दिया। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, c सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ 30 मीटर, ठीक है। द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर, सिंपल सा बात है, बस सी को क्या करो, 2 गियर में टी में है, जब 2 गियर में टी में है तो सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 दूसरे का, और ये हो जाएगा mt 1/2 प्लस mt/2, mt/2,
ठीक, दोनों का है। और फिर उसके बाद मॉड्यूल की वैल्यू यहां से पुट कर दोगे एंड T1 T2 को पुट कर दोगे तो ये आपका यहां से पूरा निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ ट्यूब कितने हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब पुट करोगे सारी वैल्यू तो आराम से ये निकल जाएगी। इसमें करना नहीं है, बस उसको पुट करना है। मतलब यहां से इसे दो कि ω1/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, सेंटर डिस्टेंस इतना रखा हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है, T को पुट करना है इसमें और उसको पुट करना है। बस कन्वर्जन का पूरा खेल है, आपकी सारी फाइनल क्वेश्चन निकल जाएगा। आई होप आपको ये पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। हमने गियर ट्रेन को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है, बहुत ही सिंपल तरीके से, इतना इजी हो जाए कि ताकि आप बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने कवर किया है, आप सॉल्व करते। इसमें जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिए हैं ना, ये सब गेट ईएससी और एई असिस्टेंट इन्हें आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, तो वहां से मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है। तो आप अगर इस बेसिक वन शॉट को पढ़ते रहे, इसका आपको पूरा गियर ट्रेन अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हर हर महादेव।